तो बनेगा तभी मिलेगा। बाकी मैंने आपको हर चीज समझा दिया। जो मैंने पाश्चात्य दर्शन, पाश्चात्य लॉजिक आपको बताया था, वो पाश्चात्य दर्शन, पाश्चात्य लॉजिक आप सभी को समझ में आ गया होगा। सभी लोग मुझे रिप्लाई करके बता दिए पाश्चात्य दर्शन या पाश्चात्य लॉजिक सबको समझ में आ गया है ना। आज से हम शुरुआत करते हैं इंडियन लॉजिक की, ठीक है। अब वो पूरा हो चुका है, वो आपको समझ में आ गया। देखिए, इंडियन लॉजिक में दो ही चीजें हैं, मेरी एक बात याद रखना, दो ही चीजें। एक है प्रमाण, प्रमाण पहली प्राथमिकता है, और दूसरा जो है वो हेत्वाभास। प्रमाण और हेत्वाभास केवल दो चीजें। अब सबसे पहले जब हम इंडियन लॉजिक की बात करते हैं तो सबसे पहले हम प्रमाण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? प्रमाण की बात करते हैं। प्रमाण क्या है? प्रमाण का मतलब होता है प्रूफ। आप खुद अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत बार शंकाओं से घिर जाते हैं, संदेह से घिर जाते हैं, या किसी दूसरे व्यक्ति पर शंका या संदेह करने लगते हैं। तो जब हम संदेह से घिर जाते हैं, जब हम शंका से घिर जाते हैं, हमें किसी भी व्यक्ति की बात का विश्वास नहीं रह जाता, हमें किसी भी व्यक्ति की बातों का यकीन नहीं रह जाता। तो यकीन ना होने पर, विश्वास ना होने पर हम क्या करते हैं? यकीन ना होने पर, विश्वास ना होने पर हम कहते हैं आपकी बात का कोई प्रमाण है, कोई प्रूफ है। आपने बहुत सारी बार मूवी में देखा होगा, नाटक सीरियल वगैरह में देखा होगा, कोर्ट में। कोर्ट में क्या? कोर्ट में है कि जब कभी भी कोई भी व्यक्ति या वकील साहब किसी व्यक्ति को दोषी सिद्ध करना चाहता, या कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति को निर्दोष सिद्ध करना चाहता है, या वकील साहब किसी भी व्यक्ति को निर्दोष सिद्ध करना चाहता है, तो निर्दोष सिद्ध करने के लिए वो मौखिक रूप से आधार ग्रहण नहीं करते। आप मुझे बताइए, क्या मौखिक रूप से आधार ग्रहण करते? तो मौखिक रूप से आधार ग्रहण नहीं, तब वो क्या करते? तब वो अपनी बात को तथ्यात्मक रूप में रखने के लिए कोर्ट के सामने, जज साहब के सामने प्रमाण रखते। तो प्रमाण का मतलब होता है अपनी कही गई बातों को, या किसी भी व्यक्ति की कही गई बातों को, या कहीं से उठाई गई बातों को जब हम तर्क के आधार पर सिद्ध करते, जब हम तर्क के आधार पर रखते हैं, जब हम तर्क के आधार पर उसकी व्याख्या करते हैं, तो वह प्रक्रिया क्या होती है? उसी विषय वस्तु को, उसी तत्व को, उसी प्रक्रिया को प्रमाण। क्लियर है मेरी बात? प्रमाण ये जो शब्द है, इसके अलावा मैंने आपको शब्द बताए थे कि प्रमाण जो शब्द है, प्रमा, प्रमा, प्रमेय, प्रमाता, प्रमा, प्रमेय, प्रमाता, ये तीन शब्द, ठीक है। प्रमा, प्रमेय, प्रमाता, ये तीन शब्द है। प्रमा क्या है? जब हम किसी भी बात को सिद्ध करना चाहते हैं, तो सिद्ध होने से पहले या सिद्ध करने से पहले जो बात रखी जाती है उसको प्रमा कहते हैं। फिर मेरी बात सुन लीजिए, प्रमा क्या है? तो जिस बात को सिद्ध किया जाना है उसे हम क्या कहते हैं? प्रमा कहते हैं, ठीक है। जिस बात को क्या किया जाना है? सिद्ध किया जाना है, उस बात को क्या कहते हैं? प्रमा कहते हैं। जैसे मैंने कहा, मोहन एक अच्छा लड़का है, अभी ये बात सिद्ध नहीं हुई, तो सिद्ध होने के पहले की ये जो प्रक्रिया है, इसको हम क्या कहेंगे? प्रमा कहेंगे, ठीक है। दूसरा शब्द जो है, बबली कुमारी जी, केवल आपके मोबाइल में आवाज कम आ रही है, बाकी मेरे यहाँ तो ठीक है। बाकी बच्चे भी मुझे स्पष्ट रूप से बता दें कि आप बाकी सबके यहाँ आवाज क्लियर है कि नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है बबली कुमारी जी सिर्फ आपके यहाँ शायद आवाज कम आ रही होगी, तो आपके मोबाइल की प्रॉब्लम होगी। बाकी बच्चे स्पष्ट करके मुझे बता दें, ऑडियो क्लियर है, आवाज पर्याप्त आ रही? क्योंकि मेरे मोबाइल, हम भी यहाँ ऑडियो लगा रखे हैं, मेरे यहाँ तो पर्याप्त आवाज आ रही। ठीक है, चलिए, तो प्रमा सबको समझ में आया। जब कभी भी जिस बात को हमें सिद्ध करना है, सिद्ध होने से पहले कि वह बात जो है वो प्रमा है, सिद्ध होने से पहले की वह बात जो है वो क्या है? प्रमा है, ठीक है। फिर प्रमेय, प्रमेय क्या है? वही बात
जैसे मैंने यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने कोई भी बात रखी, ये कोई भी तथ्य है या बात है, कुछ भी है, कोई भी तथ्य है या बात है, ये कुछ भी है, तो तथ्य जब तक सिद्ध नहीं होता, सिद्ध होने की प्रक्रिया के पहले वो प्रमा है, सिद्ध होने की प्रक्रिया के पहले वो प्रमा है, और जब वही बात, वही तथ्य सिद्ध हो जाए तो उसे प्रमेय है, उसे क्या कहते हैं? प्रमेय है। ठीक है। फिर प्रमाता किसे कहते हैं? वह व्यक्ति, जैसे कोर्ट में वकील साहब होते हैं, वकील साहब बात का प्रूफ रखते हैं, तो जो व्यक्ति सिद्ध करने वाला होता है उसे ही हम प्रमाता कहते हैं। और प्रमाण क्या है? तो प्रमाण का मतलब होता है साधन, जिस साधन के माध्यम से हम अपनी बातों को सिद्ध करना चाहते हैं उसे हम प्रमाण। ठीक है, क्लियर है मेरी बातें? प्रमा, प्रमेय, प्रमाता, प्रमाण चारों क्लियर हो गए? चारों शब्द की शब्दावलियां सबको स्पष्ट हो गई? सारे लोग पहले मुझे रिप्लाई करके बताते, चारों शब्द की शब्दावलियां शब्द को स्पष्ट हो गई सभी को? किसी को कोई शब्द प्रमा, प्रमेय, प्रमाता, प्रमाण में किसी को कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी है? किसी को कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी है? ठीक है, चलिए अब इसके बाद प्रमाण जो होते हैं, मैंने आपको बताया था भारतीय दार्शनिक प्रक्रिया में जो प्रमाण है, इस प्रमाण को हम दो भागों में बांटते हैं। भारतीय दार्शनिक प्रक्रिया जो है, इसका जो प्रमाण है, इस प्रमाण को हम दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, भारतीय दार्शनिक जो प्रक्रिया है इसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक भाग जो होता है, एक भाग जो होता है सांख्य का होता है। भारत का सबसे पहला दर्शन जो है, सबसे पहली प्रक्रिया जो है वो सांख्य दर्शन। ठीक है, प्रमाता का मतलब जो व्यक्ति सिद्ध करने वाला होता है, जो व्यक्ति प्रमाण प्रस्तुत करता है, जो व्यक्ति तथ्यों को प्रस्तुत करता है, जैसे वकील साहब क्या करते हैं? प्रमाण तथ्यों को प्रस्तुत करते हैं, तो वो प्रमाता। ठीक है, उमेश जी, अब भारत का सबसे पहला दर्शन सांख्य दर्शन है, और भारत में ही एक दर्शन है जो वेदांत दर्शन है। जिन लोगों ने मुझसे टीचिंग पढ़ी होगी उन लोगों को मैंने बताया है सांख्य दर्शन या भारतीय जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनका नाम पूछा जाता है। आपके टीचिंग वाले चैप्टर में मैंने ये पढ़ाया है, आप उठा के देख लेना। तो जो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन जो है ये तीन प्रमाण मानता है। तीन प्रमाण कौन सा मानता है? प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। ठीक है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, ये तीन प्रमाण मानता है। कौन सा दर्शन मानता है? सांख्य दर्शन। कौन सा? प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, तीन प्रमाण मानता है। लेकिन जो वेदांत दर्शन है ये 6 प्रमाण मानता है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, चौथा है शब्द, पांचवा है अनुपलब्धि, और छठवा है, ये है आपका अर्थापत्ति। क्लियर है? तो आपसे अगर कभी भी प्रमाणों की संख्या पूछी जाएगी, देखिए जो फिलॉसफी का जिनका सेकेंड पेपर, मतलब फिलॉसफी जिनका सब्जेक्ट होगा, एजुकेशन जिनका सब्जेक्ट होगा और संस्कृत जिनका सब्जेक्ट, तीन लोग इसको सब्जेक्ट में भी पढ़ते हैं, तीन विषय वाले, फिलॉसफी, संस्कृत और एजुकेशन वाले। लेकिन आपको नेट फर्स्ट पेपर वालों को जो मतलब होगा, तो फर्स्ट पेपर वालों को जब मतलब होगा तो आपको इन सांख्य दर्शन से कोई लेना देना नहीं है। आपको केवल इतना बताना है कि भारतीय दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में प्रमाणों की संख्या जो होती है, वो भारतीय दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में प्रमाणों की संख्या कितनी होती है? 6। ठीक है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अनुपलब्धि और अर्थापत्ति होती है। क्लियर हुआ? छवों के नाम सबको समझ में आए? तो आज हम इन छवों प्रमाणों की चर्चा पर चर्चा करेंगे। क्लियर है? और इसमें भी यूजीसी
आजकल जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछ रहा है, लास्ट के 2 वालों से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछ रहा। यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर में जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो इन दोनों के पूछे जाते हैं। तो हम शुरुआत करें 6 प्रमाण की एक एक करके। 6 प्रमाण की सब लोगों को शुरुआत करें एक एक करके। जल्दी जल्दी मुझे रिप्लाई करके बताइए। 6 प्रमाण की एक एक करके सबको शुरुआत करें। अब चलिए, प्रत्यक्ष प्रमाण। सबसे पहला प्रमाण कौन सा है? तो सबसे पहला प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण। ठीक है, सबसे पहला प्रमाण कौन सा है? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? ऐसा प्रमाण जो किसी भी व्यक्ति को चक्षु इंद्रिय के माध्यम से प्राप्त हो, उसे ही हम प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। ऐसा प्रमाण जो किसी भी व्यक्ति को चक्षु इंद्रिय, ये व्यावहारिक ज्ञान है। लेकिन अगर इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हम ऐसा कहेंगे, ऐसा प्रमाण जो किसी भी व्यक्ति को इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त हो। चक्षु का मतलब क्या होता है? चक्षु का मतलब होता है नेत्र। जो चीज आंखों से प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। लेकिन कभी कभी कुछ चीजें आंखों से नहीं दिखाई देती लेकिन दूसरी इंद्रियों के संपर्क में आती है। जैसे सुगंध कभी दिखाई देगी? बदबू है, खुशबूदार है, ये कभी दिखाई नहीं देगा। जब बदबू है, खुशबूदार है, ये कभी दिखाई नहीं देगा तो ये हमारे घ्राणेंद्रिय का मतलब होता है नाक के तो संपर्क में आती है ना। नाक के संपर्क में आकर के ये हमें महसूस तो होती है कि ये बदबूदार है, खुशबूदार है। तो वहां चक्षु इंद्रिय काम नहीं करती लेकिन दूसरी इंद्रिय काम करती है। इसीलिए प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब हमारे यहाँ होता है जो चीजें इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त हो। तो केवल चक्षु इंद्रिय नहीं होगा, उसमें सारी इंद्रियां आएंगी। और इंद्रियों की संख्या कितनी होती है? तो जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग 5 इंद्रियां बताएंगे कि इंद्रियों की संख्या जो होती है बच्चों वो 11 होती है। 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया और एक कॉमन रहती है जो कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों में होती है, वो मन होती है। तो 5 5 10 एक कितनी हो गई? 11 इंद्रिया। क्लियर है? सभी लोगों को क्लियर है? ठीक है। जैसे चाय गर्म है, क्या दिखाई पड़ती है चाय गर्म है? नहीं। तो उसके लिए तो केंद्रीय होती है, स्पर्श इंद्रिय होती है। स्पर्श का मतलब जो हमारे शरीर में टच होती है, स्पर्श इंद्रिय होती है, तो केंद्रीय होती है। ठीक है। बर्फ ठंडी है या गर्म है, ये स्पर्श इंद्रिय है, तो केंद्रीय से पता चलता है। तो इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण क्लियर है सभी को? सारे लोग मुझे रिप्लाई करके बताएंगे प्रत्यक्ष प्रमाण क्लियर है सभी को? ऐसा प्रमाण जो इंद्रियों के माध्यम से हमें ज्ञान प्रदान करता है उसी प्रमाण को हम प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। क्लियर है? सभी लोग मुझे रिप्लाई करके बताएंगे क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। प्रत्यक्ष के बाद क्या है? प्रत्यक्ष के बाद है अनुमान। अनुमान प्रमाण क्या है? हम जब अपने पूर्वकालिक ज्ञान से भविष्यकालिक ज्ञान को देखने का प्रयास करते हैं, हमारे पूर्वकालिक ज्ञान के आधार पर हम भविष्यकालिक जब कोई भी अनुमान लगाते हैं तो वहीं पर अनुमान प्रमाण कहलाता है। फिर सुन लीजिए, जब पूर्वकालिक ज्ञान के आधार पर भविष्यकालिक कोई अनुमान लगाते हैं तो उसी को अनुमान कहते हैं। ठीक है। पूर्वकालिक ज्ञान के आधार पर भविष्यकालिक कोई अनुमान लगाते हैं तो अनुमान प्रमाण होता है। जैसे पूर्व में हमने बचपन से जहां भी आग देखा, बचपन से सब लोग यहाँ भी आग देखते हैं, वहीं धुआं देखते हैं। आपने ये देखा है कि नहीं देखा है? सारे लोग मुझे रिप्लाई करके बताइए। जहां जहां आग होती है वहां वहां धुआं, जहां जहां आग होती है वहां वहां धुआं होता है, जहां जहां आग होती है वहां वहां धुआं होता है। तो आग जहां जहां हमें दिखी वहां वहां धुआं देखा, ये हमारा पूर्वकालिक ज्ञान था। बचपन से जब भी हमने आग देखी धुआं देखा, आग देखी धुआं देखा, आग और धुआं के एक साथ देखा। फिर एक दिन सुबह सुबह हम अपने घर पे उठे, जगे, और जगने के बाद मैं छत पे गया। जैसे ही मैं अपने छत पे गया, मेरे घर से 5 घर के बगल में जो 6वां घर है उस घर के ऊपर मैंने ढेर सारा धुआं देखा।
उस घर के छत के ऊपर मैंने ढेर सारा धुआं देखा, आग नहीं देखी लेकिन मैंने ढेर सारा धुआं देखा। तो जब उस घर की छत के ऊपर मैंने ढेर सारा धुआं देखा तो मैंने वहां भविष्यकालिक अनुमान कर लिया कि यहाँ पर आग लगी है। क्यों? क्योंकि बचपन से जब भी मैंने आग देखी तब भी मैंने धुआं देखा, जहां पर मैंने आग देखी वहां पर धुआं देखा, और आज मुझे वहां उस घर के छत के ऊपर ढेर सारा धुआं दिखा मिला। इसका मतलब उस घर में क्या लगी है? आग लगी है। तो इसी प्रमाण को कौन सा प्रमाण कहते हैं? अनुमान प्रमाण कहते हैं। बताइए, क्लियर है अनुमान प्रमाण? सारे लोग मुझे रिप्लाई करके बताइए, अनुमान प्रमाण क्लियर है सभी का? दो लिख दीजिए, पहला प्रत्यक्ष प्रमाण बता दिया और अनुमान प्रमाण। प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों को समझ में आ गया, दोनों सबको समझ में आ गया, तब दो लिख दीजिए, दो लिख दीजिए। प्रत्यक्ष और अनुमान सबको समझ में आ गया, दो लिख दीजिए मुझे। ठीक है, प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों सबको समझ में आ गया है। चलिए अब तीसरे, हम पहले शब्द की बात करते हैं। हम तीसरा प्रमाण कौन से लेते हैं? तीसरा प्रमाण हम शब्द प्रमाण लेते हैं। तीसरा प्रमाण हम कौन सा लिखते हैं? शब्द प्रमाण लेते हैं। शब्द प्रमाण में दो चीजें जरूरी है। एक जरूरी है आप्त पुरुष, एक तो आप्त पुरुष, और दूसरी बात है यहाँ पर आप्त कथन। आप्त पुरुष, अगर आपको शब्द प्रमाण समझना है तो आपको आप्त पुरुष और आप्त कथन समझना होगा। देखो बच्चों, आप्त पुरुष और आप्त कथन शब्द प्रमाण के लिए ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि आप्त पुरुष क्या है और आप्त कथन क्या है। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक थानेदार है, एक थानेदार है, दरोगा जिसको आप कहते हैं, एसआई दरोगा थानेदार है। इस थानेदार को मैंने, मतलब एक व्यक्ति ने, मैंने कोई भी बात कही कि चलिए आप ऐसा कर दीजिए। मैंने एक थानेदार से, मैं एक आम आदमी हूँ, एक दरोगा साहब से, एक एसआई महोदय से मैंने कहा आप ऐसा कर दीजिए, तो क्या ये थानेदार मेरी बात सुनेंगे? क्या ये मेरे कहे के अनुसार काम करेंगे? बताइए, क्या ये मेरे कहे अनुसार काम करेंगे या मेरी बात सुनेंगे? बताइए बताइए। तो ये मेरी बात नहीं सुनेंगे, ये मेरे कहे अनुसार काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई डीएम साहब इनसे कुछ कहें, चलिए आप ऐसा कर दीजिए, तो ये थानेदार डीएम साहब की बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? बताइए। टीजीटी होम साइंस में एडमिशन लेना है तो एप्लीकेशन पे आप जाकर के फीस जमा कर दीजिए, डायरेक्ट वहीं से एडमिशन हो जाएगा, डायरेक्ट वहीं से एडमिशन हो जाएगा, कुछ करना नहीं। अब मुझे एक चीज बताइए, थानेदार ने मेरी बात तो नहीं सुनी, नहीं सुनी ना, लेकिन अगर यही डीएम साहब कुछ कहेंगे तो यही थानेदार महोदय की बात सुनेंगे। ठीक है। आप्त का मतलब होता है विधि, अकॉर्डिंग टू लॉ। यहाँ पर आप्त जो लिखा है ना, आप्त का मतलब होता है विधि के अनुसार, कानून के अनुसार, लॉ के अनुसार। ठीक है। तो अब डीएम साहब की बात क्यों सुनेंगे? क्योंकि डीएम साहब जो हैं वो कानूनी तौर पर, डीएम साहब जो है बच्चों, वो कानूनी तौर पर एक निश्चित व्यक्ति है। तो जब डीएम साहब कानूनी तौर पर एक निश्चित व्यक्ति हैं, इसका मतलब डीएम साहब का जो अपॉइंटमेंट है वो लॉ के अनुसार है, कानून के अनुसार है। तो
जब डीएम साहब का जो अपॉइंटमेंट है वो लॉ के अनुसार है, कानून के अनुसार है, तो ये थानेदार महोदय उनकी बात सुनेंगे। तो जो बातें जो व्यक्ति, ठीक है, जो बातें जो व्यक्ति कानून के अनुसार निर्धारित होता है उसको आप्त पुरुष कहते हैं, और जो बातें कानून में कही जाती है, विधि में कही जाती है, उसे हम आप्त कथन कहते हैं। तो आप्त का मतलब क्या होता है? आप्त का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू लॉ। समझ में आई बात? ठीक है। सीनियर नहीं, उमा जी वो सीनियर से मतलब नहीं, वो देखिए सीनियर का मतलब होता है अगर उनकी उम्र छोटी भी है, उनकी उम्र क्या है, छोटी भी है, लेकिन वो कानूनी तौर पर निश्चित व्यक्ति, निर्धारित व्यक्ति, कानूनी तौर पर जब निश्चित व्यक्ति निर्धारित व्यक्ति होते हैं तो उनकी बात सुनी जाएगी। ठीक है, तो क्लियर है मेरी बातें? सारे लोगों को आप्त पुरुष और आप्त कथन समझ में आया? आप्त पुरुष और आप्त कथन सबको समझ में आया? आप्त पुरुष और आप्त कथन सभी लोगों को समझ में आया? जल्दी से मुझे रिप्लाई करके बताइए। तबीयत सही है? बताइए। क्या चीज? बताइए। ठीक है, फिर सुन लीजिए। आप्त पुरुष आप्त कथन क्या होता है? जब कभी भी कानूनी आधार पर कोई भी व्यक्ति निर्धारित होता है, जैसे मैंने यहाँ कहा कानूनी आधार पर डीएम साहब निर्धारित है, तो डीएम साहब जो पुरुष होंगे उसे आप्त पुरुष कहा जाएगा। डीएम साहब की जो बातें होंगी उसे आप्त कथन कहा जाएगा। या जैसे कानून में कोई बात लिखी हो, कानून में कोई बात लिखी हो, और कानून में जब कोई भी बात लिखी हो तो उसको प्रूफ में रखा जाए। कहते हैं ना लिखित तौर पे कहाँ लिखा है, तो जब लिखित कोई भी मुद्दा, कोई भी बात या कोई भी नियम कानून कहीं लिखा होता है तो उस लिखित बातों को, लिखित कथन को, लिखित प्रूफ को हम आप्त कथन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आप्त कथन कहते हैं। और जो कानून के अनुसार निर्धारित व्यक्ति होता है उसे आप्त पुरुष कहते हैं। आप्त कथन और आप्त पुरुष समझ में आई? अब आप्त पुरुष द्वारा जो भी बात कही जाती है वही प्रमाण, शब्द प्रमाण होता है। जैसे महाभारत में कोई भी बात लिखी है तो महाभारत की बातों को हम आप्त कथन कहेंगे। गीता में कोई भी बात लिखी है तो गीता की बातों को हम आप्त कथन कहेंगे। रामायण में कोई भी बात लिखी है तो उसको आप्त कथन कहेंगे। संविधान में कोई भी बात लिखी है तो उसको आप्त कथन कहेंगे। कहीं भी कोई भी कानून के अनुसार, लॉ के अनुसार कहीं भी कोई भी बात लिखी हुई है तो उसको आप्त कथन कहेंगे। और वही प्रमाण शब्द प्रमाण होगा। वही प्रमाण क्या होगा? शब्द प्रमाण होता है। ममता भाटिया जी, पीडीएफ लिखना पड़ेगा, पीडीएफ डाउनलोड नहीं होगा, वो लिखना पड़ेगा। अब जल्दी से पहले बताइए, जिसको जिसको शब्द प्रमाण समझ में आ गया वो 3 लिख के मुझे बता देगा सर शब्द प्रमाण समझ में आ गया। जल्दी से मुझे 3 लिख के बता दीजिए कि शब्द प्रमाण सबको समझ में आ गया कि नहीं आया। सारे लोग मुझे 3 लिख के बता दीजिए कि शब्द प्रमाण समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया। किसी को कोई डाउट है शब्द प्रमाण में? अब जल्दी पता है
पता है कोनो को टोकने वाला ही होगा तो मालिक ना करने लगा तो कोनो को बोलने मौसी ना बोल अब एक मिनट देखो ना पर नाला बहुत है ठीक है, समझ में आ गया ना? समझ में आ गया सभी को। अब चौथे प्रमाण पर चलते हैं। चौथा प्रमाण कौन सा है? उपमान प्रमाण। चौथा प्रमाण कौन सा है? उपमान प्रमाण। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अरे भाई सुधा गुप्ता जी, मुझे कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, मुझे कोई आइडिया नहीं। जो आइडिया होगा, आपको जितना पता है उतना मुझे पता है। अभी चौथे प्रमाण पर चलते हैं, उपमान प्रमाण। उपमान प्रमाण क्या है? उपमान प्रमाण, जब हम प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द को मिला देते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द को मिला देते हैं, ठीक है। जब हम क्या करते हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द को मिला देते हैं। जब हम फिर से लीजिए, प्रत्यक्ष को, अनुमान को और शब्द को मिला देते हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष को, अनुमान को और शब्द को क्या करते हैं? मिला देते हैं, तो उपमान प्रमाण। इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा टिपिकल है। टिपिकल का मतलब क्या है? इसमें प्रत्यक्ष की भी बात आएगी, शब्द की भी बात आएगी और अनुमान की भी बात आएगी। इसमें जो होगा, इसमें जो होगा तीनों होगा, ठीक है। इसमें जो होगा वो तीनों होगा, याद रखिएगा। इसमें जो होगा तीनों होगा। एक व्यक्ति है, एक लड़की है, ये लड़की है टीना। एक लड़की है कौन सी? टीना, ठीक है। टीना एक लड़की है। तो वापस दौड़ो टूर ट्रैक को, बाद में चक्कर मारो तो 2 इंच लावे दौड़िए गिर गई। ना वाले मकान पर ऊपर गिरी आराम से। देखिए, एक लड़की है, लड़की का नाम क्या है? लड़की का नाम है टीना। बाबू सिर्फ धाड़ से जाम मिल देखो। हाँ सही, नाक पे फोन होना आगे, बाद में घंटा 2 घंटा बाद में। सही, लड़की का नाम है टीना। ये लड़की टीना जो है, ये मार्केट गई, ये मार्केट गई और मार्केट जाकर के इसने नाशपत्ती देखा। नाशपत्ती जानते हैं? एक फल होता है, आप सभी जानते हैं नाशपत्ती एक फल होता है कि नहीं होता? एक लड़की है जिसका नाम टीना है, वो लड़की मार्केट गई, मार्केट में उसने क्या देखा? नाशपत्ती देखा, ठीक है। अब इसके पास पैसे नहीं थे नाशपत्ती खरीदने के, तो ये घर गई। घर जाकर इसने सोचा, ये अपने घर गई और घर जाकर इसने सोचा कि अपनी बहन रीना को मैं मार्केट भेजूं। इसकी बहन ये कौन है? रीना। मैं इसको मार्केट भेज दूं नाशपत्ती लाने के लिए पैसे, क्योंकि ये तो मार्केट गई थी टीना, तो इसके पास पैसे थे नहीं, तो ये नाशपत्ती खरीद नहीं पाई। तो इसने नाशपत्ती देखा मार्केट में और मार्केट से घर गई। घर पे इसने रीना से कहा, रीना ये लो पैसे और जाओ मार्केट से नाशपत्ती खरीद लो, मेरा नाशपत्ती खाने का मन है, ठीक है। अब रीना ने पैसे लिए, लेकिन रीना जो है उसको नाशपत्ती का फल नहीं पता। रीना को नाशपत्ती का फल नहीं पता कि नाशपत्ती होता कैसे है। तो टीना ने रीना से कहा, जिस प्रकार अमरूद होता है हरा हरा, कुछ उसी प्रकार से जो फल होता है हरा हरा, उसी के आकार का, लेकिन थोड़ा सा उससे चिकना होता है, उसे ही नाशपत्ती कहते हैं। वही फल ले आओ, वही फल क्या करो? ले आओ। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर टीना ने जब नाशपत्ती को खुद देखा, तो टीना ने जो नाशपत्ती को खुद देखा वो कौन सा प्रमाण हुआ?
प्रत्यक्ष प्रमाण। वो कौन सा प्रमाण हुआ? प्रत्यक्ष प्रमाण हुआ। टीना ने रीना से कहा तो वो शब्द प्रमाण हुआ। वो कौन सा प्रमाण हुआ? शब्द प्रमाण हुआ। और उसने अमरूद के जैसा हरा हरा, तो यहाँ नाशपत्ती होता है, ये जो हुआ ये अनुमान प्रमाण। ये कौन सा प्रमाण हुआ? अनुमान प्रमाण हुआ। समझ में आई मेरी बात? यहाँ तीनों प्रमाण देखिए मिल रहे हैं ना हमारे पास, यहाँ तीनों प्रमाण मिल रहे हैं। भाई टीना ने खुद नाशपत्ती को मार्केट से देखा, तो वो कौन सा प्रमाण था? प्रत्यक्ष प्रमाण। टीना ने रीना से कहा, तो वो कौन सा प्रमाण था? शब्द प्रमाण था। और उसने अमरूद जैसे हरे हरे का एग्जाम्पल दिया, तो वो कौन सा प्रमाण था? अनुमान प्रमाण। तो जब तीनों प्रमाण मिल जाते हैं तो उसी प्रमाण को हम उपमान प्रमाण कहते हैं। तीनों प्रमाण जब मिल गए तो उसी प्रमाण को कौन सा प्रमाण कहते हैं? उपमान प्रमाण। तो जिसको उपमान समझ में आ गया वो 4 लिख देगा। ठीक है, वो क्या लिख देगा? 4 लिख देगा, 4 लिख देगा। जल्दी से बताइए। सबको समझ में आया? ये थोड़ा सा कठिन है क्योंकि वो तीनों को मिला दे। देखिए, प्रत्यक्ष में एक प्रमाण था, शब्द में एक प्रमाण था, अनुमान में एक प्रमाण था, लेकिन जो उपमान है वो तीनों का कॉम्बो है, तीनों को मिलाने से बनता है। ठीक है, तीनों को मिलाने से बनता है। फिर सुन लीजिए, एक लड़की है टीना। टीना मार्केट गई, मार्केट में मैंने नाशपत्ती देखा उसने, तो नाशपत्ती जो देखा वो प्रत्यक्ष प्रमाण हुआ क्योंकि उसने अपनी आंख से देखा। फिर वो अपने घर गई, उसने अपनी बहन रीना से कहा कि जाके अपने पैसे लेकर के बाजार से नाशपत्ती लेके आओ, तो जो उससे बात कही वो शब्द प्रमाण हो गया। अब रीना जो थी इसको नाशपत्ती नहीं पता कि कैसे होती है, तो टीना ने उदाहरण दिया कि अमरूद जैसा हरा हरा छोटे आकार का लेकिन उससे थोड़ा चिकना जो फल होता है उसी को हम नाशपत्ती कहते हैं, तो वो अनुमान प्रमाण हो गया। जब तीनों प्रमाण को मिला देंगे तो इसी प्रमाण को हम कौन सा प्रमाण कहेंगे? उपमान प्रमाण कहेंगे। क्लियर है बच्चों? उपमान प्रमाण क्लियर है? उपमान क्लियर है? आप में से किसी भी बच्चे को कोई समस्या हो तो मुझे बताइए उपमान प्रमाण में। मुझे नहीं लगता कि किसी को क्लियर हो, मतलब समस्या हो। सबको समझ में आ गया? ठीक है, चल। उपमान के बाद अगले प्रमाण को पढ़ते हैं। अगला प्रमाण है अनुपलब्धि। अब अगला प्रमाण जो है वो क्या है? अनुपलब्धि। ठीक है, अगला प्रमाण जो है वो है क्या? अनुपलब्धि है। ठीक है, अनुपलब्धि प्रमाण है। डॉक्टर स्नेहा वर्मा जी, धन्यवाद आपका। सबको समझ में आ गया होगा ना? हाँ, ठीक है। अनुपलब्धि क्या है? अनुपलब्धि ये आप है, ये आप है, ये कौन है? आप है। चंद्रिका पाल जी परेशान मत होइए, अभी देखिए जब टॉपिक खत्म हो जाएगा तो जो एग्जाम में आए हुए प्रश्न है वही प्रश्न लेकर के आप क्वेश्चन कराएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, वही प्रश्न लेकर के हम क्वेश्चन कराएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, समझ में आएगा। अभी यहाँ समझ में आया ना चंद्रिका पाल जी? यहाँ समझ में आया ना? वो छोड़ दो, अब अनुपलब्धि पर आ जाइए। अनुपलब्धि प्रमाण क्या है? ये आप है। आप यहाँ पर मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन एक बात अकाट्य सत्य है, पढ़ाई करने के बाद कितने लोगों को नौकरी मिलेगी, कितने लोगों को सफलता मिलेगी, क्या आप जानते हैं या मैं जानता हूं? आप जानते हैं या मैं जानता हूं? मुझे सीधी सी बात बताइए। हम मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं तन्मयतापूर्ण तरीके से, लेकिन आप जानते हैं कि मैं जानता हूं कि किसको सफलता मिलेगी, किसी को पता नहीं है। तो जो चीज आज हमारे पास ना हो, जो चीज आज तो मेरे पास नहीं है, आज की कंडीशन में मेरे पास जेआरएफ नहीं है, आपके पास जेआरएफ नहीं है, आपके पास नौकरी नहीं, लेकिन भविष्य में जिसके आने की संभावना होती है, आज आपके पास नौकरी नहीं है लेकिन भविष्य में जिसके आने की संभावना होती है, वही प्रमाण अनुपलब्धि प्रमाण होता है।
वही प्रमाण कौन सा प्रमाण? अनुपलब्धि प्रमाण होता है। आज हमारे पास नौकरी है तो आज आपके पास नौकरी नहीं है, ठीक है? वही प्रमाण तो हम भविष्य में जो अनुमान लगाना चाहते हैं वही प्रमाण। जैसे ये मेरा स्टूडियो है, ठीक है, स्टूडियो है। अब ये स्टूडियो हमारा ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है, ये स्टूडियो हमारा ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है, ये फर्स्ट फ्लोर पे है, फर्स्ट फ्लोर पे है, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पे है। तो ये बताइए इसकी सीढ़ी 2 फीट या 3 फीट की सीढ़ी, इसकी जो छत पे आने की, जहां हमारा ये स्टूडियो है यहाँ पर 3 फीट की सीढ़ी है। तो ये बताइए क्या इस रूम में कभी भी हाथी आ सकता है? क्या इस कमरे में, इस स्टूडियो में, यहाँ पर जहां पर हम पढ़ा रहे हैं, यहाँ कभी हाथी आ सकता है? हाँ या ना? भाई 3 फीट की सीढ़ी है, जिससे ऊपर हम लोग चढ़ के आते हैं तो हम इंसान हैं, हमारी चौड़ाई कितनी फीट? 1-1.5 फीट। तो 3 फीट की सीढ़ी पे तो चले आते हैं, लेकिन हाथी तो बहुत चौड़ा होता है ना। हाथी जब बहुत चौड़ा होता है तो वो हाथी कभी भी इस स्टूडियो पर नहीं आ सकता। हाथी कभी भी इस स्टूडियो पर यहाँ तक नहीं पहुंच सकता, कभी नहीं पहुंच सकता। लेकिन आज अभी तो ठंडी है, आज ठंडी है, तो आज स्टूडियो में अभी घड़ा नहीं है क्या? आज घड़ा, आज इस स्टूडियो में अभी घड़ा नहीं है। आज है, अभी तो ठंडी है तो हम लोग नॉर्मल वाटर कूलर का या नॉर्मल आरओ का पानी पीते हैं, वो नॉर्मल पानी होता है, ठंडा करने की जरूरत नहीं। तो आज घड़ा नहीं है, लेकिन गर्मी आएगी तो भविष्य में इस रूम में, इस स्टूडियो में घड़ा आने की संभावना है या नहीं है? भविष्य में इस रूम में, इस स्टूडियो में घड़ा आ सकता है कि नहीं आ सकता? तो भविष्य में घड़ा आने की तो संभावना है, लेकिन हाथी आने की कभी भी संभावना नहीं। तो हाथी को अनुपलब्धि प्रमाण नहीं कहेंगे, हाथी को हम अनुपलब्धि प्रमाण नहीं कहेंगे, लेकिन घड़े को हम अनुपलब्धि प्रमाण कहेंगे। मतलब जो चीज भविष्य में, जैसे आप JRF होकर के भविष्य में शिक्षक बन सकते हैं, आप JRF होकर के भविष्य में शिक्षक बन सकते हैं, क्योंकि उसी की पढ़ाई आप कर रहे हैं, तो ये अनुपलब्धि प्रमाण होगा। लेकिन भविष्य में क्या आप MBBS डॉक्टर बन सकते हैं? तो आप MBBS डॉक्टर पढ़ने की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बनने की पढ़ाई नहीं कर रहे, तो डॉक्टर आपके लिए अनुपलब्धि प्रमाण नहीं होगा, लेकिन शिक्षक बनना आपके लिए अनुपलब्धि प्रमाण है। मतलब जो चीज आज आपके पास नहीं है, लेकिन भविष्य में जिसके आने की संभावना होती है, उसी प्रमाण को हम अनुपलब्धि प्रमाण कहते हैं। क्लियर है? अब बताइए क्लियर है इतना सभी को? सारे लोग मुझे बताइए क्लियर है? जिसको अनुपलब्धि क्लियर है 5 लिख के मुझे बता दें, नंबर 5 लिख के मुझे बता दें। अगर आप सभी लोगों को अनुपलब्धि प्रमाण क्लियर है तो नंबर 5 लिख के मुझे रिप्लाई करें। जल्दी रिप्लाई कर दीजिए। अनुपलब्धि अगर क्लियर है तो 5 लिख के मुझे रिप्लाई कर दीजिए। जो चीज ठीक है, मुझे लगता है सबको क्लियर है। तहसीन जिया जी जब मिलेगी तो आपको बताया जाएगा, यहीं पे मिलेगी, ठीक है। चलिए अब अंतिम प्रमाण पर आते हैं, और याद रखिएगा अनुपलब्धि और सबसे ज्यादा अर्थापत्ति, ये जो छठवां बताने जा ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। लास्ट प्रमाण है अर्थापत्ति। आपके पास कान है? कान है कि नहीं? जल्दी बताइए, कान है? कान है ना? अभाव नहीं होता, अभाव का मतलब हो जाता है शून्य, फिर वो कभी नहीं आ सकता, ठीक है। अभाव देखिए नॉट और नेवर वाला होता है। नॉट का मतलब आज नहीं है लेकिन कल आ सकता है, लेकिन नेवर का मतलब कभी भी नहीं आ सकता। अब नॉट की बात करें, आपके पास कान है? कान पकड़िए, कान पकड़िए, एक कान पकड़िए, कोई भी एक कान पकड़िए। ऐसे हमने कान पकड़ लिया, एक कान पकड़ लिया, पकड़िए आप सब पकड़िए। ऐसे हमने एक कान पकड़ लिया, पकड़ लिए सारे लोग, पकड़ लिए, पकड़िए। दो से मतलब नहीं, एक कान पकड़िए, एक कान पकड़ लिया। इसी कान को हमने इस हाथ से सीधा सीधा पकड़ लिया, सीधी सीधी बात। लेकिन इसी कान को जब हम ऐसे इधर से पकड़े,
ठीक है, अगर ऐसे पकड़ेंगे तो ये अर्थापत्ति प्रमाण नहीं होगा। सीधे से अगर ऐसे पकड़ेंगे तो ये अर्थापत्ति प्रमाण नहीं होगा। लेकिन इसी कान को जब हम ऐसे पकड़ लेंगे तो वही अर्थापत्ति प्रमाण हो जाएगा। मतलब कोई भी अर्थ सीधे से ना रख करके जब उसी अर्थ को हम घुमा कर रखते हैं, फिर मेरी बात सुनिए, कोई भी अर्थ जब सीधे से नहीं रखा जाता, उसी अर्थ को हम घुमा कर रखते हैं, वो वही प्रमाण अर्थापत्ति होता है। अगर मैं सीधे से ऐसे कान पकड़ लूंगा तो ये अर्थापत्ति प्रमाण नहीं होगा, लेकिन इसी कान को जब मैं ऐसे घुमा के पकड़ूंगा तो ये अर्थापत्ति प्रमाण है। ये क्या है? अर्थापत्ति प्रमाण है। और इसका एक लाइन याद कर लेना, ये यूजीसी में पेड लाइन हो गई, मतलब बार बार यही लाइन पूछी जाती है, बार बार यही लाइन ही पूछी जाती है, इसमें बदलाव भी नहीं यूजीसी करता। सब लोग लिटा रहते ज्यादातर। देवदत्त दो दिन में खड़े होना ऐसे चलेगी। दिन में भोजन नहीं करता, फिर भी किसी की यही लाइन रख देता है, ठीक है, यही लाइन बार बार पूछी जाती है कि ये कौन सा प्रमाण है, बस यही लाइन ही है, लाइन ही रख लो। देवदत्त दिन में भोजन नहीं करता फिर भी वह मोटा है। अच्छा बताइए, जब देवदत्त दिन में भोजन नहीं करता फिर भी वह मोटा है का मतलब क्या निकलेगा? इसका मतलब क्या निकलेगा? इसका मतलब तो साफ साफ ये निकलेगा ना, ये देवदत्त रात को इतना खींच के खा लेता है कि दिन में उसकी खाने की क्षमता ही नहीं होती। रात को ही वो 3-4 लोगों के बराबर खाना खा लेता है या दिन को ही खाना खा लेता है। ठीक है, तो जब रात को ही आप भोजन कर लेते हैं, ठीक है, तो कोई मतलब नहीं। तो ये प्रमाण जो है अर्थापत्ति। जैसे आप में से बहुत सारे लोग उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, व्रत रखते हैं कि नहीं रखते? कुछ लोग तो 16 सोमवार भी रहते होंगे, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो। अब जब व्रत रखते हैं तो व्रत या उपवास का मतलब क्या होता है? उस दिन कुछ खाए पिए ही ना, तब तो व्रत और उपवास है। लेकिन जब व्रत और उपवास रखते हैं तब तरह तरह के काजू, मेवा, बादाम, किशमिश और दूध, मक्खन, मलाई, स्पेशल आइटम देसी घी वाला बनाने को खाने को मिलता है, बनाने खाने को मिलता है। तो व्रत कैसा? फिर व्रत का मतलब तो ऋषि मुनि महात्मा लोग जो करते थे वो कई कई सालों तक खाते ही नहीं थे, कई कई सालों तक, और वो व्रत होता था, उपवास होता था। और आप सब क्या होता है, खींच के सुबह से शाम तक नहीं खाएंगे, लेकिन शाम को क्या करेंगे, खींच के खा लेंगे, खींच के खा लेंगे। तो जब खींच के खा लेंगे तो व्रत या उपवास कैसे? तो अर्थापत्ति प्रमाण इसको इसको समझ में आएगा, सिख से लिख के बताइए, और ये लाइन रख लीजिएगा, ये लाइन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, देवदत्त दिन में भोजन नहीं करता फिर भी वह मोटा है, ये कौन सा प्रमाण है? तो इसी प्रमाण को हम अर्थापत्ति प्रमाण कहते हैं, इसी प्रमाण को हम अर्थापत्ति प्रमाण कहते हैं। क्लियर है? इसी प्रमाण को हम कौन सा प्रमाण कहते हैं? अर्थापत्ति प्रमाण कहते हैं। क्लियर है? सारे लोगों को क्लियर है? तो 6 प्रमाण मैंने आपको बता दिए, 6 प्रमाण मैंने आपको बता दिए, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अनुपलब्धि और अर्थापत्ति। 6 लोग जिसको जिसको क्लियर हो गए वो लोग ऑल लिख देंगे। 6 प्रमाण जिसको जिसको क्लियर हो गए वो लोग ऑल लिख देंगे। हाँ हाँ, बेटा गुड्डा जैसे कुछ लोग इस समय शादी विवाह का मौसम चल रहा है, दावत का मौसम चल रहा है, तो कुछ लोग की जब दावत होती है तो अपने घर में 2-3 दिन पहले ही खाना खाना बंद कर देते हैं। ठीक है, दावत खाने के चक्कर में जौन वार रहती हूँ, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मैं व्रत नहीं रहता हूँ, मैं रह नहीं पाता हूँ, मतलब रह नहीं पाता इन द सेंस कि जिस दिन मैं पहले उपवास रखता था, कुछ दिन रखा, तो जैसे जिस दिन मैं उपवास रखता था उस दिन मेरे दिमाग में और खाने की बात आती। तो जब मन शुद्ध ना हो और मस्तिष्क शुद्ध ना हो ना, तो कोई शुद्धता नहीं होती, फिर मैंने बंद कर दी। तो मुझसे नहीं हो पाता, दिन भर पढ़ाने के बाद एनर्जी लॉस होने के बाद मुझे खाने को कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा कुछ समय में चाहिए, तो मुझसे नहीं हो पाता।
बढ़िया हुई शिवम भाई, बढ़िया हुई। ठीक है, चलिए प्रमाण सबको आज क्लियर हो गया है। इसमें हेत्वाभास और दोष बताना है। 12:30। देखिए, पहला प्रमाण होता है प्रत्यक्ष प्रमाण। ऐसा प्रमाण जो इंद्रियों के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, ऐसा प्रमाण जो इंद्रियों के माध्यम से हमें प्राप्त होता है, जैसे आंख से मिला हुआ ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। दूसरा प्रमाण अनुमान प्रमाण होता है। पूर्वकालिक ज्ञान के आधार पर जब हम भविष्यकालिक निष्कर्ष निकालते हैं, जब जब मैंने पहले आग देखा वहां वहां धुआं देखा, जब जब मैंने आग देखा वहां वहां धुआं देखा। फिर एक दिन मैंने अपने घर के छत के घर के बगल में एक घर के ऊपर धुआं देखा। ठीक है, तो वहां पर मैंने अनुमान लगा लिया कि वहां धुआं देख करके मुझे अनुमान हो गया कि वहां क्या लग गई है, आग लग गई। अनुमान प्रमाण हो गया। शब्द प्रमाण, आप्त पुरुष या आप्त कथन जो होते हैं, आप्त पुरुष का मतलब किसी भी कानूनी व्यक्ति के द्वारा कही गई बातें, वो शब्द प्रमाण होगा। आप्त कथन क्या होता है, महाभारत रामायण गीता संविधान कानून के अनुसार जो बातें कही गई है वो आप्त कथन होता है। तो चाहे आप्त पुरुष के द्वारा कही गई बात हो या कहीं भी रामायण महाभारत गीता या आप्त कथन हो, शब्द प्रमाण हो जाता है। प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द तीनों को मिलाने से उपमान प्रमाण बनता है। टीना ने मार्केट में नाशपत्ती देखी तो प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया। उसने घर जाकर रीना को पैसे देकर नाशपत्ती लाने के लिए कहा तो शब्द प्रमाण हो गया। और उसको उदाहरण देके बताया उदाहरण देके बताया कि जो अमरूद के जैसा हरा होरा होता है, जो थोड़ा सा चिकना होता है, वो नाशपाती है, तो अनुमान प्रमाण है। तो प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द को मिलाने से जो बना उपमान प्रमाण बना, जो आज आपके पास नहीं है लेकिन भविष्य में जिस चीज के आने की संभावना होती है वो अनुपलब्धि प्रमाण होता है। और अर्थापत्ति, जो अर्थ सीधे से ना निकले लेकिन घुमा फिरा करके वही अर्थ आते हैं, उसी को अर्थापत्ति प्रमाण कहते हैं। तो ये पूरे के पूरे आपके कितने प्रमाण हो गए बच्चों? एक पूरे आपके 6 प्रमाण हो गए। क्लियर है सारे प्रमाण? सारे प्रमाण क्लियर है सभी को? सारे प्रमाण क्लियर है सभी को? जी हाँ, बादल को देख करके वर्षा का अनुमान ले लेते हैं तो अनुमान प्रमाण। ठीक है, अब इंडियन फिलॉसफी में हमें केवल और केवल हेत्वाभास और उनके दोष पढ़ने हैं। ठीक है, हेत्वाभास और दोष बता दूंगा तो लॉजिक आपका खत्म हो जाएगा। ठीक, छठवां वाला अर्थापत्ति का मतलब कान ऐसे सीधे से ना पकड़ के ऐसे टेढ़े से कान पकड़े। देवदत्त दिन में भोजन करता है, नहीं करता है, फिर भी वो मोटा है। तो जब देवदत्त दिन में भोजन नहीं करता है फिर भी वह मोटा है, इसका मतलब होता है कि देवदत्त रात को भोजन करता है। देवदत्त क्या करता है? रात को भोजन करता है। सीधे से अर्थ निकल के उसी अर्थ को घुमा के जब निकाला जाए तो उसे अर्थापत्ति प्रमाण। क्लियर है? मुझे लगता है कि प्रमाण सबको क्लियर हो गया। केवल एक चीज मुझे बतानी है आपको, हेत्वाभास और हेत्वाभास के जो दोष है। तो हेत्वाभास और हेत्वाभास के हेतु वही है भाई, क्यों परेशान है? हेत्वाभास ही हेतु होता है, क्यों परेशान? अभी होम साइंस का एग्जाम डेट नहीं पता। नहीं, और लॉजिक में आधुनिक लोगों के तर्क कहाँ से आएंगे? ये सब्जेक्ट लॉजिक एक पूरा सब्जेक्ट होता है। फिलॉसफी का एक छोटा सा पार्ट है लेकिन अब उसको अलग से विषय के रूप में बता दिया गया है। ठीक है, नहीं है और कोई क्वेश्चन इसमें बनते ही नहीं, ये पूछा जाता है। ठीक है, हेत्वाभास मतलब 1-2 दिन की क्लास और बची है, 1-2 दिन की क्लास बता देंगे तो ये लॉजिक खत्म हो जाएगा। क्लियर है? सारे लोग मुझे रिप्लाई करके बता दीजिएगा क्लियर है? ठीक है, आप में से कभी कोई कह रहा था मुझसे बात करने, किसी को भी कोई समस्या हो तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, मैं खुद कॉल कर दूंगा।
ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप है, कॉल मत करना, कॉल नहीं उठेगा। देखो कॉल आप व्हाट्सएप कर दोगे 89 31 84 54 पे, मैं खुद आपको कॉल कर लूंगा। आप अपनी समस्या लिख के मुझे व्हाट्सएप कर दें, किसी को कोई दिक्कत परेशानी होगी तो मैं खुद कॉल करूँगा। ठीक है, क्लियर है। 1-2 दिन की क्लास लॉजिक की और बची है, हितवाभास और उनके दोष, वो मैं कल से आपको बता दूंगा, तो 1-2 दिन में वो भी खत्म हो जाएगा। बारात के बाद में कुत्ता खजेड़ा ना वो को हिसाब दो, 10,000 की सैलरी है, क्या करो। ठीक है, 500 रुपया में से कहीं दारू बारू पीवा ली तो और लो क्यों। आप में से कुछ लोग पुराने वाले भी होंगे जो लोग कह रहे थे लॉजिक पिछली बार कुछ समस्या थी और एग्जाम की डेट थी और मैं रेगुलर नहीं था, इसलिए पिछली बार लॉजिक की टॉपिक नहीं हो पाया था। इस बार मैंने लॉजिक वाले बच्चों को भी, पिछले बच्चों को भी लॉजिक में इंक्लूड इसीलिए कर रखा है कि उनका भी खत्म हो जाए। ठीक है, क्योंकि पिछली बार कुछ इसी समय एग्जाम के समय मेरी व्यक्तिगत समस्याएं थी जिससे मैं रेगुलर फॉर्म पे नहीं था। ठीक है, लॉजिक इस बार पूरा हो गया, बस वही एक टॉपिक छूटा था। कोई भी नहीं, ज्योति जी हो गया ना, ज्योति सिंगर से हो गया ना, समझ में आ गया। हल्के हाथ से, हल्के हाथ से 5-6 लाख रुपए चाहिए। अब किसी को कोई समस्या तो नहीं है। तुम्हारे में तो वैसे ही बहुत वो है। चलिए, फिर आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी कल अपने समय पर। अभी 8 बजे से प्रदीप सर की क्लास होगी, बाकी सबकी क्लास भी चल रही है और लगभग आपका सिलेबस भी कवर होने की कंडीशन में या लास्ट होने की कंडीशन में है। ठीक है, स्नेहा जी जिसको भी जो समस्या हो यहाँ व्हाट्सएप करके बताइएगा। ठीक है, जिसको भी जो भी समस्या हो यहाँ व्हाट्सएप करके। चलिए आज के लिए इतना ही। ज्यादा बोल रहे हैं, कंघी होगी यहाँ पर रखी हुई। अरे पकड़, क्रीम लगा लेंगे, क्रीम लगा लेंगे गुड्डा के।